ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। दरवाजा खटखटाया और पति को उठा ले गए। असम सरकार के बाल विवाह के खिलाफ कड़े कदम के बाद हजारों लोग गिरफ्तार हो गए हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। मोरीगांव जिले की रहने वाली निमी मातृत्व का सुख लेने ही वाली थी कि उसके जीवन को असुरक्षा और डर ने घेर लिया। रेजीना खातून की भी यही हालत है। निमी उन हजारों महिलाओं में शामिल हैं जिनके पति अचानक रातों रात जेल चले गए। रेजीना के बेटे ने भागकर शादी की थी, अब वह जेल में है। बाल विवाह के खिलाफ सख्ती बरतते हुए असम पुलिस ने 2258 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कई पुजारी और काजी भी शामिल हैं। पुलिस की लिस्ट में 8000 आरोपियों के नाम हैं। पुलिस ने 15 दिन के अंदर ही 4074 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 23 जनवरी को असम कैबिनेट ने बाल विवाह के आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्लान को मंजूरी दी थी। देखभाल कौन करेगा? निमी ने बताया, रात में ही 2 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। वे मेरे पति को लेकर चले गए। निमी ने बताया कि वह अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में पकड़े देखती ही रह गई। बता दें कि इस स्टोरी में लोगों के नाम बदलकर लिखे गए हैं क्योंकि कई नाबालिग हैं। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहने वाले गोपाल के बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। अब निमी और उसके बेटे की देखभाल कौन करेगा? उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ खाती भी नहीं है। बच्चा भी बीमार हो रहा है। वहीं रेजिना के बेटे राजिबुल हसन को सुबह 6 बजे उसके घर से उठा लिया गया। वह अपने घायल चाचा को लेने केरल गया था और कुछ देर पहले ही पिता के साथ वापस घर आया था। मेरे पति को छोड़ दो, रेजिना ने कहा। मेरी बहू 18 साल से कम की नहीं है, लेकिन उसके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है। एक पड़ोसी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में दिक्कत है। उन्होंने कहा, आमतौर पर पुलिस स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से डेटा ले लेते हैं। वे आधार के मुताबिक जानकारी देते हैं। अब हम ऐसी महिलाओं की मदद कर रहे हैं ताकि उनके पति छूट सकें। एक अस्थायी सरकारी शिविर में रहने वाली 16 साल की रिया ने कहा, हमने भागकर शादी की थी और हमारी देखभाल करने वाला कोई और नहीं है। अब 1 साल की बच्ची को लेकर मैं कहां जाऊं? वहीं उनके साथ ही रहने वाली 16 साल की रूपा दास 9 महीने की गर्भवती हैं। उन्होंने कहा, मैं यही चाहती हूं कि मेरे पति को छोड़ दिया जाए। हमने रजामंदी से शादी की थी। अगर वे मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी? 8000 बेटियों का क्या होगा? हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम सरकार के उस कदम का घोर आलोचना की है जिसके तहत बाल विवाह के आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। ओवैसी ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर हमला बोलते हुए पूछा है कि उन 8000 लड़कियों का क्या होगा जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके पतियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ओवैसी ने पूछा कि उन लड़कियों की देखभाल अब कौन करेगा? उन्होंने कहा कि असर सरकार ने अब तक 8000 मामले चिन्हित किए हैं। इनमें से 4000 पर केस दर्ज हुए हैं और 2000 से ज्यादा मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री मुस्लिमों के खिलाफ दुराग्रह से प्रेरित हैं, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि असम सरकार स्कूल क्यों नहीं खोलती? ओवैसी ने यह भी पूछा कि सीएम ऊपरी असम में जब भूमिहीनों को जमीन दे सकते हैं तो निचले असम में भूमिहीनों को जमीन क्यों नहीं देते? खबर संख्या 2। कश्मीर पर फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालातों को सुधारने के बजाय कश्मीर राग अलापता रहता है। एक नई साजिश के तहत पाकिस्तान ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक योजना बनाई है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों से कश्मीर घाटी में इस तरह की साजिश रचने के लिए कहा है जिससे कि भारत सरकार की छवि खराब हो।
एक रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने दूतावासों को एक गुप्त नोट भेजा है, जिसमें भारत के खिलाफ नई साजिशों का विवरण दिया गया है। आतंकी हुए गिरफ्तार। इंटेल ने कहा है कि कश्मीर एकजुटता दिवस 5 फरवरी को पाकिस्तान द्वारा मनाया गया के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान उच्चायोग ने अपने सभी दूतावासों को फैक्स और ईमेल भेजा है। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों को तबाह करने की योजना का विवरण दिया गया है। इस बीच सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमा पार के आतंकी नेटवर्क संचालकों के संपर्क में थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी कुलगाम जिले में शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए ग्रेनेड हमले, निर्दोष नागरिकों को डराने के साथ साथ PRI सदस्यों और अल्पसंख्यक समुदायों पर गोलीबारी करने के लिए आमादा थे। खबर संख्या 3। साड़ी बांटने के दौरान मची भगदड़। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले में वानियामबाड़ी के पास भगदड़ में 4 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये भगदड़ एक साड़ी वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई। तिरुपत्तूर के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वानियामबाड़ी में थाई पुसम के अवसर पर आज एक व्यक्ति द्वारा मुफ्त वेष्टी और साड़ीपा बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वेष्टी और साड़ीपा पाने के लिए टोकन लेने के दौरान हुई भगदड़ में 4 महिलाओं की मौत हो गई। इस बीच घटना पर दुख जताते हुए तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने भगदड़ में जान गंवाने वाली महिलाओं के परिवारों के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि थाई पूसम उत्सव के दौरान मुफ्त साड़ी पाने के लिए 1000 से अधिक महिलाओं की भीड़ की हुई थी। थाई पुसम हिंदू तमिल समुदाय द्वारा थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इससे पहले एक निजी संगठन ने घोषणा की थी कि वह थाई पूसम के मौके पर महंगी साड़ीपा बांटेगा। भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हो गईं, जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। अस्पताल में भर्ती कई लोगों में से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर संख्या 4। जासूस गुब्बारे पर एक्शन से भड़का चीन। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिकी सेना ने सुपरसोनिक मिसाइल से अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहे गुब्बारे को नष्ट किया। पेंटागन का कहना है कि गुब्बारे के अवशेषों को एकत्र किया जाएगा ताकि चीन की मंशा का पता लगाया जा सके। अमेरिका के एक्शन पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने इसे अस्वीकार्य कहा और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का गंभीर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा ऐसा करने से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन ने अपने गुब्बारे को मार गिराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बल प्रयोग के खिलाफ कड़ा असंतोष और विरोध व्यक्त किया है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान अमेरिकी सैन्य लड़ाकू विमान द्वारा शनिवार को एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराए जाने के बाद आया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन चाहता है कि अमेरिका इस घटना को शांत, पेशेवर और संयमित तरीके से संभाले। खबर संख्या 5। सांसद बनने के बाद से किया जा रहा परेशान। जानी मानी एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा मीडिया से बातचीत के दौरान रो पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोझिकोड जिले में उनकी एकेडमी कैंपस में अवैध निर्माण किया जा रहा है। उषा ने कहा कि उनकी संपत्ति में घुसपैठ की जा रही है, जिससे वहां रहने वालों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स के खिलाड़ी कुछ समय से इस तरह के उत्पीड़न और सुरक्षा से जुड़े मसले का सामना कर रहे हैं। उषा ने कहा कि उनके राज्यसभा सदस्य बनने के बाद से यह समस्या और बढ़ गई है। PT उषा को जुलाई 2022 में भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। उडनपरी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कैंपस में अतिक्रमण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए और महिला एथलीटों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा, उषा स्कूल्स में 25 महिला एथलीटों में से 11 उत्तर भारत से हैं। इन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। कैंपस में फेंका जा रहा कूड़ा। भीगी आंखों के साथ उषा ने कहा कि कैंपस में बड़े पैमाने पर कूड़ा फेंका जा रहा है। हमें ड्रग माफिया का भी खतरा है। स्थानीय पंचायत अकादमी प्रबंधन को चारदीवारी बनाने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, कैंपस के ठीक बीच में किसी ने अवैध निर्माण किया है। जब हमने इस बारे में पूछा तो बताया गया कि उन्हें इसके लिए पंचायत अधिकारियों से मंजूरी मिली है। इस अतिक्रमण पर सवाल उठाने पर स्कूल मैनेजमेंट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। लीज पर मिली थी जमीन। पीटी उषा ने कहा कि 30 एकड़ जमीन पर उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स स्थित है, जिसे राज्य की पिछली ओमन चांडी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 30 साल के लिए लीज पर दिया था। उडनपरी से पूछा गया कि भाजपा की ओर से राज्यसभा के लिए नामित किए जाने के बाद क्या उनकी अकादमी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा, प्रत्येक राजनीतिक दल की आदत है कि वह उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का सदस्य मानते हैं। कांग्रेस कहेगी कि मैं माकपा समर्थक हूं, जबकि मार्क्सवादी पार्टी कहती है कि मेरा भाजपा से जुड़ाव है। मगर मेरी कोई राजनीतिक सोच नहीं है। मैं हर संभव तरीके से लोगों की मदद करना चाहती हूं। खबर संख्या 6, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। नई दिल्ली, वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेल में एक क्रांति की तरह हैं। अब सरकार वंदे मेट्रो और स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की योजना बना रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस साल के आखिरी तक वंदे मेट्रो ट्रेन तैयार हो जाएगी। इस समय वंदे भारत ट्रेनें 500 से 600 किलोमीटर की दूरी में चलती हैं, वहीं वंदे मेट्रो शटल 100 किलोमीटर की दूरी में 2 शहरों को जोड़ेगी। वहीं इस बात की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जुलाई 2026 तक देश में बुलेट ट्रेन की एंट्री हो जाएगी। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है। वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन के लिए सभी 13 स्टेशन तैयार हैं। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 8 नदियों पर पुल बनाए गए हैं और 140 किलोमीटर की दूरी में पिलर बना दिए गए हैं। कैसी होगी स्लीपर वंदे? वंदे भारत एक्सप्रेस का स्लीपर वर्जन भी बेहद खास होगा। इन ट्रेनों को 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए बनाया जाएगा, वहीं ट्रैक पर ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ये कोच एल्यूमिनियम के बनाए जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस धीरे धीरे शताब्दी ट्रेनों की जगह ले लेंगी। इसके अलावा इसका स्लीपर वर्जन राजधानी ट्रेनों की तरह काम करेगा। रेलवे ने 400 वंदे भारत ट्रेनों के लिए बिड मांगी हैं। रेलवे बोर्ड ने कमाई वाले रूटों पर सर्वे शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय पालन से यात्री खुश हैं। रेलवे मॉनिटरिंग कमेटी ने सर्वे के बाद यह बात बताई है। दिल्ली से कानपुर की दूरी 444 किलोमीटर और लखनऊ की दूरी 511 किलोमीटर है। इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्राथमिकता दी जा सकती है। अभी पूरे देश में 23 जोड़ी शताब्दी ट्रेनें चल रही हैं। खबर संख्या 7, अपने ही खोल रहे पाक की पोल पट्टी। अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की हालत इस कदर पतली हो चुकी है कि उसी देश के आर्थिक एक्सपर्ट्स श्रीलंका या उससे भी बुरे हश्र का अंदेशा जता रहे हैं। अपने ही शहबाज सरकार की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अमेरिकी डॉलर में दूरसंचार लाइसेंस की कीमतों को तय करने की गलत नीति के कारण देश एक डिजिटल तबाही की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड (PTCL) ने कहा कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए और देश के डिजिटल विकास को धीमा करने से बचने के लिए नियामक राहत की योजना तैयार करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी के CEO ने कहा है कि उतार चढ़ाव वाली विनिमय दर, बढ़ती विनिमय दरों और ईंधन ने अनिश्चितता पैदा कर दी है और उनके लिए व्यवसाय योजना बनाना असंभव बना दिया है। बिजनेस प्लानिंग असंभव।
बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड के सीईओ हेटम बामट्राफ ने एक ट्वीट में कहा, यूएसडी के मुकाबले पीकेआर के लगातार अवमूल्यन के साथ देश में व्यापार करने की लागत में काफी वृद्धि हुई है। दूरसंचार कंपनियों से बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की उम्मीद है। पीकेआर पाकिस्तानी रुपया में कमाई करते हुए आधुनिकीकरण डिजिटल पाकिस्तान के सपने के लिए हानिकारक होता जा रहा है। हमें अब कार्रवाई करनी चाहिए और देश के डिजिटल विकास को धीमा करने से बचने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। एक अन्य ट्वीट में हेटम बामट्राफ ने कहा, विनिमय दर में उतार चढ़ाव, बढ़ती ब्याज दरों, ईंधन और बिजली की दरों के कारण अनिश्चितता के कारण फैली अव्यवस्था की स्थिति ने बिजनेस प्लानिंग को असंभव बना दिया है। खतरे में संचार उद्योग। दूरसंचार उद्योग पर गलत तरीके से कर लगाया हुआ है। जैस के सीईओ आमिर इब्राहिम ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी रुपए के अवमूल्यन ने दूरसंचार कंपनियों के लिए व्यापार के मामले को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार टेलीकॉम लाइसेंस फीस और किश्तों पर ब्याज अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया, पीकेआर अवमूल्यन ने दूरसंचार कंपनियों के लिए व्यापार को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि हमारी लाइसेंस फीस और किश्तों पर ब्याज अमेरिकी डॉलर के बराबर है। पिछले साल 50% लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क की कीमत हमें पीकेआर 44.5 बिलियन थी और इस साल सिर्फ 10%। अकेले किस्त की लागत 13 अरब पाकिस्तानी रुपए से अधिक पहुंच गई है। खबर संख्या 8, आदित्य ठाकरे ने शिंदे को ललकारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़े की चुनौती दी है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में अपने पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिवसेना के अन्य विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने तथा नए सिरे से मतदाताओं का सामना करने की चुनौती दी। आदित्य ने कहा, मैंने इस असंवैधानिक मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मैं वर्ली से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। देखते हैं कि आप वर्ली से कैसे जीतते हैं। आदित्य ठाकरे ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं इन 13 दल बदलू सांसदों और 40 विधायकों को भी चुनौती दे रहा हूं कि वे इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़े और देखें कि क्या वे निर्वाचित हो सकते हैं। जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बाद शिंदे बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे को चुनाव लड़े के लिए ललकार रहे हैं, वह शिवसेना का गढ़ रहा है। 1990 से लगातार 2009 को छोड़कर लगातार उस सीट से शिवसेना के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। साल 2009 में एनसीपी ने यहां से जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी। पिछला रिकॉर्ड क्या रहा? पिछले चुनाव यानी 2019 में इस सीट पर आदित्य ठाकरे को बड़ी जीत मिली थी। उन्हें करीब 70% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर एनसीपी रही थी। एनसीपी के उम्मीदवार सुरेश ततोबामाने को करीब 17% वोट मिले थे। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।